नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बर्डा। यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आज हम दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान का एकीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ने में तो आसान है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा करें। अगर मैं राजस्थान के एकीकरण की बात करूं तो बात आती है 5 जुलाई 1947 ईस्वी की, और इसी 5 जुलाई 1947 ईस्वी को एक रियासती सचिवालय का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है, और इसके जो सचिव है वो वीपी मेनन को बनाया जाता है। ये बात मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जरा ध्यान देना। मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि 5 जुलाई 1947 ईस्वी को 5 जुलाई 1947 ईस्वी को एक रियासती सचिवालय का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। मैं लिख लेता हूं, रियासती सचिवालय का गठन किया जाता है। और ये जो रियासती सचिवालय है, इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, किन्हें बनाए जाते हैं दोस्तों? अध्यक्ष बनाए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो रियासती सचिवालय है, इस रियासती सचिवालय के जो सचिव है वो बनाए जाते हैं वीपी मेनन को। सचिव किसे बनाए जाते हैं? वीपी मेनन। ये थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये वाला जो एग्ज़ाम है, प्रश्न पूछा गया है कि रियासती सचिवालय के सचिव किसे बनाया गया था, तो आपका जो आंसर था वो था वीपी मेनन। ये वाला जो प्रश्न है ये एग्ज़ाम में, प्रतियोगिता एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस देना। आगे अगर मैं बात करूं तो एकीकरण से पूर्व जितनी भी जो रियासतें थी, उन तमाम रियासतों को ये कहा गया कि वे रियासतें जिसकी सालाना आय 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक हो तथा जनसंख्या 10 लाख हो, वे रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। और इस शर्त को पूरा करने वाली कुल 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ये 4 रियासतें थी जो इनकी शर्तों को क्या कर रही थी? पूरा कर रही थी। अगर मैं जुलाई 1947 ईस्वी की बात करूं तो जुलाई 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता की धारा 8 के अनुसार जितनी भी जो रियासतें थी, उन तमाम रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया। और रियासतों को यह कहा गया कि आप चाहो तो भारत में भी शामिल हो सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हो, या फिर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखो। ये कहा जाता है रियासतों को भारतीय स्वतंत्रता की धारा 8 के अनुसार। उस समय अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। जरा ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये सभी बातें। मैंने आपको बताया, लिखिए ज़रा, कि वे रियासतें जिसकी सालाना आय 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक हो तथा जनसंख्या 10 लाख हो, वे रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। वे रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। और इस शर्त को पूरा करने वाली कुल कितनी रियासतें थी? मैंने अभी अभी आपको बताया था, कुल 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इनकी जो शर्तें हैं
इन शर्तों को 4 रियासतें पूरी कर सकती थी, और वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ठीक है, तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि जुलाई 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता की धारा 8 के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता की धारा 8 के अनुसार ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इस समय जब ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया, उस समय अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये भी बात मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि राजस्थान में कुल रियासतें जो है वो कितनी थी? 19 रियासतें। ठिकाने कितने थे? मैंने अभी आपको बताया था 3 ठिकाने। कौन कौन से? एक तो आता है कुशलगढ़, लावा और निमराना। ये 3 ठिकाने थे। कुशलगढ़ की अगर मैं बात करूं तो ये वर्तमान में बांसवाड़ा के अंदर आया हुआ है। लावा की अगर मैं बात करूं तो पहले ये जयपुर रियासत के अधीन था, लेकिन वर्तमान में ये टोंक में सम्मिलित है। निमराना की अगर मैं बात करूं तो ये वर्तमान में अलवर के अंदर आया हुआ है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कुशलगढ़ जो है ये वर्तमान में बांसवाड़ा के अंदर आया हुआ है। लावा जो है ये पहले जयपुर रियासत के अधीन था, लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो ये वर्तमान में टोंक में सम्मिलित है। और निमराना है ये वर्तमान में अलवर के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है। एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, एक केंद्र शासित प्रदेश। और उस केंद्र शासित प्रदेश का क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा। ये भी आप लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। साथ में अगर मैं उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर के जो भूपाल सिंह हैं वो एक राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहते हैं। मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि उदयपुर के जो भूपाल सिंह हैं वो राजस्थान, गुजरात व मालवा को मिलाकर एक राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहते हैं, लेकिन जोधपुर, जयपुर और बीकानेर की रियासतें साथ नहीं देती, जिसके कारण उदयपुर के भूपाल सिंह है उनका सपना है वो अधूरा रह जाता है। ये बात मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि जो उदयपुर के भूपाल सिंह हैं, उदयपुर है, इस उदयपुर के भूपाल सिंह हैं, ये भूपाल सिंह राजस्थान, गुजरात और मालवा, इन तीनों को मिलाकर राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहते हैं। राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहते हैं, लेकिन जयपुर, जोधपुर व बीकानेर, ये तीनों रियासतें साथ नहीं देती, जिसके कारण इनका जो सपना है वो क्या रह जाता है? अधूरा रह जाता है। तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है।
कि उदयपुर के भूपाल सिंह है, ये राजस्थान यूनियन संघ किन को मिलाकर बनाना चाहते थे? तो राजस्थान, गुजरात और मालवा, इन तीनों को मिलाकर ये राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहते थे। लेकिन जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की रियासतें साथ नहीं देती, जिसके कारण उदयपुर के भूपाल सिंह है, उनका सपना अधूरा ही रह जाता है। इसी प्रकार कुछ कोटा के जो भीम सिंह है, वो भी बूंदी व झालावाड़ को मिलाकर एक हाड़ौती संघ बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका भी संघ बनाने का जो सपना है वो अधूरा रह जाता है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि कोटा के भीम सिंह ये बूंदी व झालावाड़ को मिलाकर, बूंदी और झालावाड़ इनको मिलाकर हाड़ौती संघ बनाना चाहते हैं। लेकिन कोटा के भीम सिंह भी संघ बनाने में क्या हो जाते हैं? विफल रह जाते हैं। ठीक है। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह की अगर मैं बात करूं तो डूंगरपुर के जो लक्ष्मण सिंह है वो भी वागड़ संघ बनाना चाहते हैं, लेकिन वो भी क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं। कुछ इसी प्रकार जयपुर के मानसिंह सेकंड भी प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी संघ बनाने में असफल रह जाते हैं। ये बात मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि डूंगरपुर है, इस डूंगरपुर के जो लक्ष्मण सिंह है, लक्ष्मण सिंह वो वागड़ संघ बनाना चाहते हैं, लेकिन ये भी संघ बनाने में क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जयपुर के जो मानसिंह सेकंड है वो भी कुछ इसी प्रकार से प्रयास करते हैं। मानसिंह सेकंड कुछ इसी प्रकार से प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं। जोधपुर के अगर हनुमान सिंह की बात करूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जरा इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। मैंने आपको बताया कि जोधपुर के अगर हनुमान सिंह की बात करूं तो वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में मीटिंग तय कर पाकिस्तान में विलय होना चाहते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जो हनुमान सिंह है उनका विलय पाकिस्तान में न करवाकर राजस्थान में करवा दिया जाता है। तो ये थोड़ी बात है, ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। साथ में एग्जाम में एक और प्रश्न पूछा गया था बांसवाड़ा के चंद्रवीर से संबंधित। बांसवाड़ा के अगर चंद्रवीर सिंह की बात करूं तो बांसवाड़ा के जो चंद्रवीर सिंह है, जब अपने एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे तब इन्होंने ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किसने कहा? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। साथ में अगर मैं बात करूं तो एकीकरण पत्र पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाला जो शासक है वो आता है बीकानेर के शार्दुल सिंह, जिन्होंने 7 अगस्त 1947 ईस्वी को एकीकरण पत्र पर प्रथम हस्ताक्षर किए। एकीकरण पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाला जो शासक है वो धौलपुर के उदयभान सिंह, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 ईस्वी को एकीकरण पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर किए। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जरा ध्यान देना, क्योंकि ऐसी बातें ही एग्जाम में पूछी जाती है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि जोधपुर के जो हनुमान सिंह है, जोधपुर है, इस जोधपुर के जो हनुमान सिंह है, हनुमान सिंह ये मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में, मोहम्मद अली जिन्ना, इनके साथ में मीटिंग फिक्स कर ये कहाँ पे विलय होना चाहते हैं? पाकिस्तान में विलय होना चाहते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनकी प्रयासों से इनका जो विलय है वो राजस्थान में करवा दिया जाता है। तो ये भी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। फिर मैंने आपको बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह की भी बात की। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह है, बांसवाड़ा के जो चंद्रवीर सिंह, ये जो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह है,
जब एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे तब इन्होंने ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूँ, हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किसने कहा? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। ये वाला भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इस पर भी थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस करना है। मैं लिख लेता हूँ, लिखिए यहाँ पर कि इन्होंने एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर, जरा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है सर। हस्ताक्षर करते समय क्या कहा? ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ में अगर मैं बात करूं तो ये भी आप लिख लीजिए कि राजस्थान का जो एकीकरण है, इस राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, उस एकीकरण के दौरान एकीकरण पत्र पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाला जो शासक है वो आते हैं बीकानेर के शार्दुल ठाकुर। तो ये भी आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। लिखिए कि एकीकरण पत्र पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन है दोस्तों? मैंने अभी अभी आपको बताया था, जरा याद कीजिए कौन है? बीकानेर के शार्दुल ठाकुर। वेरी गुड, बीकानेर के शार्दुल ठाकुर। और इन्होंने एकीकरण पत्र पर कब हस्ताक्षर किया? 7 अगस्त 1947 ईस्वी को। ये भी आप लिख लीजिए, 7 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, साथ में एकीकरण पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाला जो शासक है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, और वो कौन है? धौलपुर के उदयभान सिंह, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 ईस्वी को एकीकरण पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी बात लिख लीजिए, लिखिए कि एकीकरण पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाला शासक दिखाई तो दे रहा है आपको? कौन है दोस्तों? धौलपुर के उदयभान सिंह। और इन्होंने कब किया था? 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो ये थोड़ी बात है, आप ध्यान में रखनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वापस से एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा कंठस्थ हो। ठीक है, तो ले लीजिए एक बार, ले लिया? ठीक है, तो ध्यान देना, मैंने अभी अभी आपको ये बताया, बात चल रही है राजस्थान के एकीकरण के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि 5 जुलाई 1947 ईस्वी को एक रियासती सचिवालय का गठन किया जाता है। और ये जो रियासती सचिवालय है, इस रियासती सचिवालय के जो अध्यक्ष है वो बनाए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इसी रियासती सचिवालय के जो सचिव है वो बनाए जाते हैं वीपी मेनन को। किसको बनाए जाते हैं? वीपी मेनन को। और ये वाला जो एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, इस पर थोड़ा ज़्यादा गौर फरमाना। फिर अगर मैं बात करूँ तो फिर मैंने आपको ये बताया कि एकीकरण से पूर्व जितनी भी जो रियासतें हैं, उन तमाम रियासतों को ये कहा गया कि वे रियासतें जिनकी सालाना आय कितनी हो, या तो फिर 1 करोड़ हो या 1 करोड़ से अधिक हो,
तथा जनसंख्या 10 लाख हो वे रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। और इस शर्त को पूरा करने वाली कुल 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ये 4 रियासतें थी जो इनकी शर्तों को क्या कर रही थी? पूरा कर रही थी। फिर मैंने आपको जुलाई 1947 ईस्वी की भी बात बताई, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता की धारा 8 के अनुसार जितनी भी जो रियासतें हैं उन तमाम रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश सर्वोच्चता है, इस ब्रिटिश सर्वोच्चता को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और रियासतों को यह कहा गया कि आप चाहो तो भारत में भी शामिल हो सकते हो, या फिर आप पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हो, या फिर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखो। यह कहा जाता है रियासत को भारतीय स्वतंत्रता की धारा 8 के अनुसार। तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। जब ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया उस समय अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, 3 ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़, लावा और निमराना। कुशलगढ़ की अगर मैं बात करूं तो ये वर्तमान में बांसवाड़ा के अंदर आया हुआ है। ठीक है, फिर लावा की अगर मैं बात करूं तो ये पहले तो जयपुर रियासत के अधीन था, लेकिन वर्तमान में ये टोंक में सम्मिलित है। कौन सा ठिकाना? लावा ठिकाना। ठीक है, और निमराना की अगर मैं बात करूं तो ये जो निमराना है ये वर्तमान में अलवर जिले के अंदर आया हुआ है। थोड़ी बात ये भी आप ध्यान में रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना है वो तो है कुशलगढ़ और सबसे छोटा ठिकाना है वो है लावा। तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। फिर मैंने आपको ये बताया एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और उसका नाम आता है अजमेर और मेरवाड़ा। साथ में मैंने आपको कुछ रियासतों के बारे में भी बताया था। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि उदयपुर के जो भूपाल सिंह है, उदयपुर के जो भूपाल सिंह हैं वो राजस्थान, गुजरात और मालवा को मिलाकर राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहते हैं, लेकिन जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की रियासतें साथ नहीं देती, जिसके कारण उदयपुर के भूपाल सिंह हैं इनका सपना क्या रह जाता है? अधूरा रह जाता है। कुछ इसी प्रकार से कोटा के शासक भीम सिंह द्वारा भी प्रयास किया जाता है। मैंने आपको बताया कि कोटा के जो शासक भीम सिंह है वो बूंदी व झालावाड़ को मिलाकर एक हाड़ौती संघ बनाना चाहते हैं, लेकिन वो भी संघ बनाने में क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह भी कुछ इसी प्रकार से प्रयास करते हैं। वो वागड़ संघ बनाना चाहते हैं, लेकिन वो भी क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। जयपुर के मानसिंह सेकंड भी कुछ इसी प्रकार से प्रयास करते हैं और ये भी क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में भी मैंने चर्चा की थी, जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। किसके बारे में? जोधपुर के हनुवंत सिंह के बारे में। मैंने आपको बताया कि जोधपुर के जो हनुवंत सिंह है ये मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में मीटिंग फिक्स कर पाकिस्तान में विलय होना चाहते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इनका जो विलय है वो राजस्थान में करवा दिया जाता है। तो ये भी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बांसवाड़ा के जो चंद्रवीर सिंह है जब एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे तब इन्होंने ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूँ? हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किसने कहा? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इस पर भी थोड़ा ज़्यादा गौर फरमाना। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि राजस्थान का जो एकीकरण है, इस एकीकरण पत्र पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाला जो शासक है वो आते हैं बीकानेर के शार्दुल सिंह। कौन आते हैं? बीकानेर के शार्दुल ठाकुर या फिर शार्दुल सिंह, कोई भी, ठीक है ना, कोई भी आप बोल सकते हो। इन्होंने एकीकरण पत्र पर कब हस्ताक्षर किया था? 7 अगस्त 1947 ईस्वी को। एकीकरण पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाला जो शासक है वो आते हैं धौलपुर के उदयभान सिंह, और इन्होंने एकीकरण पत्र पर 14 अगस्त 1947 ईस्वी को एकीकरण पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर किए थे। किन्होंने? धौलपुर के उदयभान सिंह ने। तो ये भी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे अगर मैं बात करूं तो आपको 3 समितियां ध्यान में रखनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी गई समितियां है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। वो कौन कौन सी 3 समितियां है?
सबसे पहली समिति आती है शंकरादेव समिति, जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी समिति आपको ध्यान में रखनी है सत्यनारायण राव समिति, और तीसरी समिति आपको ध्यान में रखनी है फैजल अली समिति। ये तीनों समितियां मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया हो तो ले लिया, ठीक है। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए शंकरादेव समिति, शंकरादेव समिति। इस समिति की सिफारिश के कारण जो मत्स्य संघ है, उस मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में शामिल किया जाता है। और कब किया जाता है? 15 मई 1949 को। ये बात मैं आपको बताऊंगा जब हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में, एकीकरण के जो जितने भी जो 7 चरण हैं, उन 7 चरणों के बारे में चर्चा करेंगे, तब मैं आपको इस समिति के बारे में भी बताऊंगा। मैंने आपको ये बताया कि ये जो शंकरादेव समिति है, इस समिति की सिफारिश के कारण जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है। ये थोड़ी बात ध्यान में रखना। जो मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ को शामिल किया जाता है वृहद राजस्थान में, वृहद राजस्थान में। और कब किया जाता है? 15 मई 1949 को, ठीक है। दूसरी समिति आती है सत्यनारायण राव समिति, और इस समिति की सिफारिश के कारण जयपुर को राजधानी बनाई जाती है। तो ये भी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बताया जो दूसरी समिति है उसका नाम आता है सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति। और इस समिति की सिफारिश के कारण जो जयपुर है, इस जयपुर को क्या बनाई जाती है? राजधानी बनाई जाती है। जयपुर को राजधानी बनाई जाती है। और कब बनाई जाती है? 30 मार्च 1949 को, ठीक है। तो ये भी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है। ये वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश के कारण बनाया गया, और वो कौन सी समिति थी? सत्यनारायण राव समिति। पटवार परी में यह प्रश्न पूछा गया था कि मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में किस समिति की सिफारिश के कारण जोड़ा गया या शामिल किया गया, तो आपका जो आंसर था वो था शंकरादेव समिति। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो थोड़ा ज़्यादा इस पर फोकस देना। मत्स्य संघ पर, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में शामिल किस समिति के सिफारिश के कारण किया गया, तो शंकरादेव समिति की सिफारिश के कारण। जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश के कारण बनाई गई, तो सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश के कारण। और कब बनाई गई? 30 मार्च 1949 को। साथ में अगर मैं बात करूं तो इसी शंकरादेव समिति है, इसी शंकरादेव समिति के कारण मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में शामिल किया गया। जबकि सत्यनारायण राव समिति की बात करूं तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के कारण जयपुर को राजधानी बनाई गई। साथ में अगर मैं बात करूं तो इसी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के कारण जितनी भी जो रियासतें हैं, उन तमाम रियासतों को अलग अलग विभाग दिए गए। जैसे अगर मैं बात करूं तो भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया, उदयपुर को खनन विभाग दिया गया, जोधपुर को हाईकोर्ट बनाई गई, जयपुर को राजधानी बनाई गई, बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया, कोटा को वन विभाग दिया गया। ऐसी कई रियासतों को अलग अलग विभाग दिए गए सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के कारण। तो ये भी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी बात लिख लीजिए। मैंने आपको ये बताया कि ये जो सत्यनारायण राव समिति है, इसके सिफारिश के कारण लिखिए अलग अलग विभागों को, अलग अलग रियासतों को, अलग अलग रियासतों को अलग अलग विभाग दिए गए, अलग अलग विभाग दिए गए।
ठीक है। उन रियासतों के बारे में भी ज़रा लिख लीजिए। जैसे भरतपुर रियासत है, उस भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया। उदयपुर की अगर मैं बात करूं तो उदयपुर को खनन विभाग दिया गया। खनन विभाग दिया गया। फिर अगर मैं जोधपुर की बात करूं तो जोधपुर को हाईकोर्ट बनाया गया। हाईकोर्ट बनाया गया। जयपुर को अगर मैं बात करूं तो जयपुर की बात तो मैं कर ही चुका हूं कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के कारण जयपुर है, इस जयपुर को राजधानी बनाई गई। और कब बनाई गई थी? 30 मार्च 1949 को। इनके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे संक्षिप्त रूप में। बीकानेर की अगर मैं बात करूं तो बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया। शिक्षा विभाग दिया गया। और अंत में अगर मैं कोटा विभाग की बात करूं तो कोटा को वन विभाग दिया गया। ऐसे अलग अलग रियासतों को अलग अलग विभाग दिए गए। किस समिति के सिफारिश के कारण? सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश के कारण। तीसरी समिति की अगर मैं बात करूं तो तीसरी समिति आती है फैजल अली समिति, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। फैजल अली समिति की सिफारिश के कारण जो अजमेर व मेर मेरवाड़ा है, जो केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर व मेर मेरवाड़ा, उसको 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के 7वें चरण में शामिल किया गया था। तो ये भी थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। मैं लिख लेता हूँ। तीसरी समिति है, उस तीसरी समिति का नाम आता है फैजल अली समिति। फैजल अली समिति। और ये जो फैजल अली समिति है, इसकी सिफारिश के कारण अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया। मेरवाड़ा को शामिल किया गया। और कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। तो ये थोड़ी बात है, आप ध्यान में रखना, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूं तो साथ में ये भी लिखिए कि एकीकरण का जो प्रथम चरण है उसका नाम आता है मत्स्य संघ। और ये जो मत्स्य संघ का जो नामकरण है वो के.एम. मुंशी द्वारा किया गया था, यानी कन्हैयालाल मुंशी ने प्रथम चरण का नाम रखा था मत्स्य संघ। ये भी थोड़ी बात आप लिख लीजिए कि जो के.एम. मुंशी है, के.एम. मुंशी यानी कन्हैयालाल मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी, इन्होंने जो एकीकरण का जो प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण का नाम रखा था मत्स्य संघ। क्या नाम रखा था? मत्स्य संघ। प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण का नाम रखा था मत्स्य संघ। और ये जो मत्स्य संघ है, इसकी जो सालाना आय यानी इसकी जो वार्षिक आय वो है 1,84,000 रुपये। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान में रखना। इसकी जो सालाना आय वो कितनी है? 1,84,000। ये वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, तो इस पर भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार वापस मैं आपका रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा कंट्रास्ट हो। ले लिया, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये बताया, 3 समितियों के बारे में बताया। सबसे पहली समिति मैंने आपको बताई शंकरादेव समिति, दूसरी समिति मैंने आपको बताई सत्यनारायण राव समिति, और तीसरी समिति मैंने आपको बताई फैजल अली समिति। मैंने आपको ये भी कहा कि ये तीनों समिति एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको तीनों समितियां ध्यान में रखनी है।
सबसे पहली समिति के बारे में चर्चा की जिसका नाम आता है शंकरादेव समिति। और ये जो शंकरादेव समिति है, इस समिति की सिफारिश के कारण ये जो मत्स्य संघ है, प्रथम चरण है, उस प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ। उस मत्स्य संघ को शामिल किया जाता है वृहद राजस्थान में। और कब किया जाता है? 15 मई 1949 ईस्वी को। तो ये भी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी समिति आती है सत्यनारायण राव समिति। और इस सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के कारण जयपुर को राजधानी बनाई गई। और कब बनाई गई? 30 मार्च 1949 को। साथ में मैंने आपको ये बताया कि इसी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के कारण अलग अलग रियासतों को अलग अलग विभाग भी दिए गए। जैसे अगर मैं बात करूं तो भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया, उदयपुर को खनन विभाग दिया गया, जोधपुर को हाईकोर्ट बनाई गई, जयपुर को राजधानी बनाई गई, बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया, कोटा को वन विभाग दिया गया। ऐसे कई रियासतों को अलग अलग विभाग दिए गए सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के कारण। और तीसरी समिति मैंने आपको बताई फैजल अली समिति, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको ये बताया कि जो फैजल अली समिति है, इस समिति की सिफारिश के कारण अजमेर व मेरवाड़ा को शामिल किया गया। और कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। और कौन से चरण में किया गया? 7वें चरण में किया गया था। अजमेर व मेरवाड़ा को शामिल किया गया था फैजल अली समिति की सिफारिश के कारण। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो KN मुंशी है, यानी कन्हैयालाल मुंशी है, इस कन्हैयालाल मुंशी ने एकीकरण के प्रथम चरण का नाम दिया था मत्स्य संघ। और ये जो मत्स्य संघ है, इसकी सालाना आय या फिर वार्षिक आय जो है वो है 1,84,000 रुपये। तो ये भी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से होता है, संक्षिप्त रूप में उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के बारे में बात करते हैं। ये तो अभी तक मैंने आपको कुछ बेसिक सी बातें बताई है। अभी जो बताने वाला हूँ वो राजस्थान के संपूर्ण एकीकरण के बारे में विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिएगा, जो प्रथम चरण है, उस प्रथम चरण की दिनांक होती है 18 मार्च 1948 ईस्वी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रथम चरण की दिनांक होती है 18 मार्च 1948 ईस्वी। और इसी 18 मार्च 1948 ईस्वी को अलवर, भरतपुर व करौली को शामिल किया जाता है। मैं लिख लेता हूँ, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को शामिल किया जाता है। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर, जिसमें से अलवर को क्या बनाई जाती है? राजधानी बनाई जाती है। और इस संघ का नाम रखा जाता है मत्स्य संघ। क्या नाम रखा जाता है? मत्स्य संघ। और इस संघ के जो राज प्रमुख है वो धौलपुर के उदयभान सिंह को बनाया जाता है। किन्हें बनाया जाता है? धौलपुर के उदयभान सिंह। और जो उद्घाटन करता है वो उद्घाटनकर्ता होते हैं NV गाडगिल। कौन होते हैं दोस्तों? NV गाडगिल। और प्रधानमंत्री होते हैं शोभाराम कुमावत। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम चरण के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका जो आंसर था वो था शोभाराम कुमावत। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, शोभाराम कुमावत। अगर मैं दूसरे चरण की बात करूं तो दूसरा चरण होता है 25 मार्च 1948 ईस्वी। और इसी 25 मार्च 1948 ईस्वी को 9 रियासतों को शामिल किया गया। कौन कौन सी? मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया कि जो दूसरा चरण है वो कब होता है? 25 मार्च 1948 ईस्वी। और इसमें 9 रियासतों को शामिल कर दिया जाता है। कौन कौन सी? मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगी। वो ट्रिक है बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। ये आपको ध्यान में रखना है। बा से बूंदी, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प से प्रतापगढ़, सा से सापुरा और टो से टोंक। इन 9 रियासतों में से सबसे बड़ी रियासत कोटा होती है, जिसके कारण कोटा को क्या बनाई जाती है? राजधानी बनाई जाती है। ये जो कोटा है, इस कोटा को राजधानी बनाई जाती है। और इस संघ का नाम रखा जाता है पूर्वी राजस्थान संघ।
क्या नाम रखा जाता है? पूर्वी राजस्थान संघ। राज प्रमुख की अगर मैं बात करूं तो कोटा के भीम सिंह को बनाया जाता है। राज प्रमुख किन्हें बनाया जाता है? कोटा के भीम सिंह। उद्घाटनकर्ता होते हैं एनवी गाडगिल, एनवी गाडगिल। और जो प्रधानमंत्री होता है वो होता है गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। तीसरे चरण की अगर मैं बात करूं तो तीसरा चरण होता है 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। और इसी 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को मैंने आपको बताया कि जो तीसरा चरण है ये कब होता है? 18 अप्रैल 1948 को। और इसी 18 अप्रैल 1948 को ये जो पूर्वी राजस्थान संघ है, इस पूर्वी राजस्थान संघ में शामिल किया जाता है उदयपुर को। किसको शामिल किया जाता है? उदयपुर को। और इस संघ का नाम रखा जाता है संयुक्त राजस्थान। क्या रखा जाता है? संयुक्त राजस्थान। और इस संघ के जो राज प्रमुख है वह उदयपुर के भूपाल सिंह को बनाया जाता है। उदयपुर के भूपाल सिंह, इन भूपाल सिंह को क्या बनाया जाता है? राज प्रमुख बनाया जाता है। और उद्घाटनकर्ता आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन आते हैं दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रधानमंत्री आते हैं माणिक्यलाल वर्मा। कौन आते हैं? माणिक्यलाल वर्मा। चौथे चरण की अगर मैं बात करूं तो चौथा चरण होता है 30 मार्च 1949 को। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि जो चौथा चरण है ये होता है 30 मार्च 1949 को। और इसी 30 मार्च 1949 को जो संयुक्त राजस्थान है, इस संयुक्त राजस्थान में शामिल किया जाता है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के कारण ये जो जयपुर है, इस जयपुर को राजधानी बनाई जाती है। और इस संघ का नाम रखा जाता है वृहद राजस्थान। क्या नाम रखा जाता है? वृहद राजस्थान। और इस संघ के जो राज प्रमुख है वो जयपुर के मानसिंह सेकंड को बनाया जाता है। किनको बनाया जाता है? मानसिंह सेकंड। उद्घाटनकर्ता की अगर मैं बात करूं तो उद्घाटनकर्ता होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रधानमंत्री आते हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसी 30 मार्च 1949 को, यानी 30 मार्च को प्रतिवर्ष क्या बनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये भी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है। कांस्टेबल के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? इसी 30 मार्च को। पांचवें चरण की अगर मैं बात करूं तो जो पांचवा चरण है ये होता है 15 मई 1949। मैं लिख लेता हूं यहाँ पर। पांचवा चरण होता है 15 मई 1949। और इसी 15 मई 1949 को शंकरादेव समिति के सिफारिश के कारण ये जो मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ को शामिल किया जाता है वृहद राजस्थान में। मैंने आपको बताया कि शंकरादेव समिति के सिफारिश के कारण जो मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ को किस में शामिल किया जाता है? वृहद राजस्थान में। वृहद राजस्थान। और इस संघ का नाम रखा जाता है संयुक्त वृहद राजस्थान। क्या नाम रखा जाता है? संयुक्त वृहद राजस्थान। राज प्रमुख की अगर मैं बात करूं तो राज प्रमुख मानसिंह सेकंड ही होते हैं। उद्घाटनकर्ता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं और प्रधानमंत्री भी हीरालाल शास्त्री होते हैं। छठे चरण की अगर मैं बात करूं तो छठा चरण होता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950।
और इसी 26 जनवरी 1950 को सिरोही को शामिल किया जाता है, लेकिन आबू व दिलवाड़ा को शामिल नहीं किया जाता। तो ये भी मैं लिख लेता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को सिरोही को शामिल किया जाता है, लेकिन आबू व दिलवाड़ा को छोड़कर, आबू व दिलवाड़ा को छोड़कर इस संघ का नाम राजस्थान पड़ जाता है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ी बात आप ध्यान में रखना। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द कौन से चरण में हुआ, तो चरण छठा में, और डेट पूछे तो 26 जनवरी 1950। ये थोड़ी बात आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान राज प्रमुख की अगर मैं बात करूं तो मान सिंह सेकंड, उद्घाटनकर्ता की अगर मैं बात करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो हीरालाल शास्त्री। अंतिम चरण की बात करूं यानी 7वें चरण की अगर मैं बात करूं तो 7वां चरण होता है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956, और इसी 1 नवंबर 1956 को फैजल अली समिति के सिफारिश के कारण अजमेर व मेरवाड़ा को शामिल किया जाता है, साथ में आबू व दिलवाड़ा को भी शामिल किया जाता है। तो ये भी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि फैजल अली समिति के सिफारिश के कारण जो केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा इनको शामिल किया जाता है, और साथ में आबू व दिलवाड़ा को भी शामिल कर दिया जाता है, दिलवाड़ा को भी शामिल किया जाता है। और इस संघ का नाम रखा जाता है राजस्थान, या फिर आप कह सकते हो आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान। राज प्रमुख की अगर मैं बात करूं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इसी 1 नवंबर 1956 को जो राज प्रमुख है, इस राज प्रमुख शब्द के स्थान पर राज्यपाल शब्द का प्रयोग किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ज़रा ध्यान में रखना। मैंने आपको ये बताया कि इसी 1 नवंबर 1956 को जो राज प्रमुख शब्द है, इस राज प्रमुख शब्द के स्थान पर जो राज्यपाल शब्द का प्रयोग किया गया। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इस पर जरा आप ज़्यादा गौर फरमाना। उद्घाटनकर्ता की अगर मैं बात करूं तो उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल ही, और प्रधानमंत्री आते हैं हीरालाल शास्त्री। साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो राजस्थान का एकीकरण है ये कितने चरणों में होता है। मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 7 चरणों में होता है। और इन 7 चरणों में लगा जो समय है वो कितना है, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कितना है, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ये थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का जो एकीकरण है ये 19 रियासतों में होता है, और इन 19 रियासतों में सबसे प्राचीनतम जो रियासत है वो आती है उदयपुर रियासत। तो ये भी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया एग्ज़ाम में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में एक बार वापस से मैं रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपका और ज़्यादा कंठस्थ हो। ले लिया, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि जो राजस्थान का जो एकीकरण का प्रथम चरण है वो प्रथम चरण होता है 18 मार्च 1948 ईस्वी को, और इसी 18 मार्च 1948 ईस्वी को अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को शामिल किया जाता है, जिसमें अलवर को राजधानी बनाई जाती है, और इस संघ का नाम रखा जाता है मत्स्य संघ। इस संघ के जो राज प्रमुख है वो बनाए जाते हैं धौलपुर के उदयभान सिंह को। उद्घाटनकर्ता आते हैं NV गाडगिल, और प्रधानमंत्री आते हैं शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण की अगर मैं बात करूं तो दूसरा चरण होता है 25 मार्च 1948 ईस्वी की, और इसी 25 मार्च 1948 ईस्वी को 9 रियासतों को शामिल किया गया।
कौन कौन सी? बाबू झाड़ू कीको परसाटो, ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। और 9 रियासतें कौन कौन सी थी? बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प से प्रतापगढ़, सा से सापुरा और टो से टोंक। इन 9 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कोटा थी, जिसके कारण इस कोटा को क्या बनाई गई? राजधानी बनाई गई और इस संघ का नाम रखा गया पूर्वी राजस्थान संघ। इस संघ के जो राज प्रमुख है वो कोटा के भीम सिंह को बनाया गया और उद्घाटन करता आते हैं NV गाडगिल। प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री आते हैं गोकुल लाल असावा। तीसरे चरण की अगर मैं बात करूं तो तीसरा चरण आता है 18 अप्रैल 1948 और इसी 18 अप्रैल 1948 को जो पूर्वी राजस्थान संघ है, इस पूर्वी राजस्थान संघ में शामिल किया जाता है उदयपुर को और इस संघ का नाम रखा जाता है संयुक्त राजस्थान। क्या रखा जाता है? संयुक्त राजस्थान। और राज प्रमुख बनाए जाते हैं उदयपुर के भूपाल सिंह को। उदयपुर के जो भूपाल सिंह है इन्हीं को क्या बनाया जाता है? राज प्रमुख बनाया जाता है। और उद्घाटन करता आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री आते हैं माणिक्यलाल वर्मा। चौथे चरण की अगर मैं बात करूं तो चौथा चरण आता है 30 मार्च 1949 और इसी 30 मार्च 1949 को जयपुर जो संयुक्त राजस्थान है, इस संयुक्त राजस्थान में शामिल किया जाता है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को, जिसमें से सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश के कारण ये जो जयपुर है, इस जयपुर को राजधानी बनाई जाती है और इस संघ का नाम रखा जाता है वृहद राजस्थान। और इस संघ के जो राज प्रमुख है वो जयपुर के मानसिंह सेकंड को बनाया जाता है और उद्घाटन करता आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री आते हैं हीरालाल शास्त्री। ये भी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखना है। पांचवें चरण की अगर मैं बात करूं तो पांचवा चरण आता है 15 मई 1949 को और इसी 15 मई 1949 को शंकरादेव समिति के सिफारिश के कारण ये जो मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ को शामिल किया जाता है वृहद राजस्थान में और इस संघ का नाम रखा जाता है संयुक्त वृहद राजस्थान। राज प्रमुख की अगर मैं बात करूं तो राज प्रमुख मानसिंह सेकेंडी आते हैं। उद्घाटनकर्ता की अगर मैं बात करूं तो उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आते हैं और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ही आते हैं। छठे चरण की अगर मैं बात करूं तो छठा चरण आता है 26 जनवरी 1950 को और इसी 26 जनवरी 1950 को सिरोही को शामिल किया जाता है, लेकिन आबू व दिलवाड़ा को शामिल नहीं किया जाता। इस संघ का नाम रखा जाता है राजस्थान। राज प्रमुख की अगर मैं बात करूं तो राज प्रमुख मानसिंह सेकेंडी आते हैं। उद्घाटन करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आते हैं और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ही आते हैं। सातवें व अंतिम चरण की अगर मैं बात करूं तो सातवां व अंतिम चरण होता है 1 नवंबर 1956 और इसी 1 नवंबर 1956 को फैजल अली समिति के सिफारिश के कारण अजमेर व मिरवाड़ा को शामिल किया जाता है। साथ में आबू व दिलवाड़ा को भी शामिल किया जाता है और इस संघ का नाम रखा जाता है राजस्थान, या फिर मैं कह सकता हूँ आधुनिक राजस्थान भी इस संघ का नाम रखा जा सकता है और रखा गया था, क्योंकि वर्तमान में ये आधुनिक राजस्थान ही है। अब तक राजस्थानी नाम है, इस नाम पे अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राजस्थान का जो एकीकरण है ये 7 चरणों में हुआ और इन 7 चरणों में लगा जो समय है वो कितना है? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि राजस्थान का जो एकीकरण है ये कुल 19 रियासतों में हुआ था और इन 19 रियासतों में सबसे प्राचीनतम जो रियासत है वो है उदयपुर रियासत। ये भी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है। आप इस डेट को किस प्रकार याद करोगे? आप डेट को ऐसे याद करना जैसे मैंने याद की थी। 2-3 बार बोलना 18 25 18, 30 15 26 1, ऐसे आप याद करना। मार्च अप्रैल मार्च, मई जनवरी नवंबर, ऐसे आप याद करोगे ना 2-3 बार, आपको याद हो जाएगी। तो मिलते हैं कल दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।